Hello everyone, welcome to IKTab. So let's start with the newspaper analysis for 25th of March. Now, first of all, let's see क्या हमें कौन कौन सा न्यूज़ को डिस्कस करना है. ऑलराइट, देखिए सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर्टिकल 355 जिसको रिसेंटली वेस्ट बंगाल के अंदर इंपोज करने की बात की जा रही है. क्या है इस चीज से रिलेटेड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें मालूम होनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे. सेकंड विल टॉक अबाउट लेड. लेड की जो पॉइजनिंग है वो लगातार जो अफ्रीकन नेशन है वहां पर बढ़ती जा रही है. लेड क्यों हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, किस तरीके से हार्मफुल है और इसकी पॉइजनिंग से कौन कौन से हार्म्स हो सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे. थर्ड विल टॉक अबाउट श्रीनगर. श्रीनगर के अंदर रिसेंटली एक ट्यूलिप फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है. देखिए जो ट्यूलिप होता है एक टाइप का फ्लावर होता है. इसी का एक जो फेस्टिवल है वो श्रीनगर के अंदर हर साल मनाया जाता है और इसी पर्टिकुलर फेस्टिवल के बाद एक्चुअली श्रीनगर का जो टूरिज्म है वो स्टार्ट होता है. तो दैट इज वाई जो ट्यूलिप फेस्टिवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट्स वाई वी शुड नो सम थिंग्स अबाउट दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल. उसी चीज को हम यहाँ पर देखेंगे. एंड फाइनली विल टॉक अबाउट क्राइसिस मीटिंग जो कि रिसेंटली नेटो, G7 और यूरोपियन यूनियन के बीच में हुआ है. नाउ इसके बारे में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और रशिया और यूक्रेन का अपडेट क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज दैट इज अबाउट आर्टिकल 355 जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट ये है कि वेस्ट बंगाल के अंदर देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज बीरभूम. नाउ बीरभूम का नाम आपको याद होना चाहिए बिकॉज बीरभूम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस वेस्ट बंगाल के अंदर फ्रॉम द मिनरल्स पॉइंट ऑफ व्यू. मिनरल्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स वगैरह है वो यहाँ पे बीरभूम के अंदर पाए जाते हैं, स्पेशली कोल. ठीक है, अब देखिए हुआ यह है कि वहां पर रिसेंटली पोल हुआ था, मतलब इलेक्शंस हुए थे, बट इलेक्शंस के बाद में वायलेंस वगैरह काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है. उसके कारण बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पर रिक्वेस्ट किया है, अर्ज किया है कि आप उस स्टेट के अंदर आर्टिकल 305 जो 55 है उसको इंपोज कर दो ताकि जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो अच्छे से फंक्शन कर पाए और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल पाए. ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 355 क्या बोलते हैं. देखिए आर्टिकल 355 ये बोलता है दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये ड्यूटी होगी कि उसको हर एक स्टेट को प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस. एक बार फिर समझिए, आर्टिकल 355 ये बोलता है कि किसी भी स्टेट के ऊपर अगर किसी भी तरीके का एक्सटर्नल एग्रेशन का खतरा आता है, मतलब कोई दूसरी कंट्री अगर इसके ऊपर अटैक कर देती है या फिर किसी भी तरीके का इंटरनल डिस्टर्बेंस आता है, जैसे कि इस टाइप का जो यहाँ पर आर्म्ड वायलेंस हो रहा है, इस दोनों ही केसेस में यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उस स्टेट को चलाने में हेल्प कर सकती है और वहां पे सारा का सारा कंट्रोल जो है सेंटर अपने हाथों में ले सकता है. तो समझिए इस चीज को. अगर आप आर्टिकल 355 को आपने अगर ध्यान से देखा होगा तब तक आपको समझ आ गया होगा. देखिए आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 356 इसके बीच में हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस है. तो अगर आप 355 देख रहे हैं तो वो भी इसके बीच में है. इसका मतलब क्या, आर्टिकल 355 एक्चुअली टॉक्स अबाउट द इमरजेंसी प्रोविजंस. ये इमरजेंसी प्रोविजंस का ही एक पार्ट है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 18 के अंदर मेंशन्ड है. तो देखिए आपको ये मालूम है कि जो इमरजेंसी है वो आर्टिकल 352 से 56 जो 60 है ये सारा का सारा पार्ट हमारे इमरजेंसी का पार्ट है और स्पेशली जो 352 से 356 वाला पार्ट है वो मेन इमरजेंसी की बात करता है. तो देखिए अगर आप इसको कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आप सिंपली आर्टिकल 356 जो 6 यानी कि प्रेसिडेंट्स रूल है उसके साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं. लेट्स ट्राई टू सी दिस. देखिए यहां पर बोला जाता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर है अंडर आर्टिकल 356 कि अगर किसी भी स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है अगर वो फेल होता है फिर ब्रेकडाउन होता है तो वहां पर जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकते हैं और वहां की जो स्टेट की फंक्शनिंग है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथों में ले सकती है ताकि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को यहां पर मेंटेन कर सके. राइट, तो वहां पे प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है कि आपके पास दो डिफरेंट ग्राउंड्स है, मतलब दो डिफरेंट कंडीशंस है. दोनों ही कंडीशन में आप ऐसा कर सकते हैं. फर्स्ट कंडीशन ये बोला है कि कोई भी ऐसा सिचुएशन अगर आता है जहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से चल नहीं पा रही है तो उस केस में प्रेसिडेंट ये बोल सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर स्टेट है उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मतलब स्टेट जो उसका स्टेट लेजिस्लेचर है उसको कुछ दिनों के लिए आप डिसॉल्व कर सकते हैं और उसके बदले में या तो आप न्यू इलेक्शन कराइए या फिर उसके बदले में जितने भी पावर्स वगैरह है कुछ दिनों के लिए उसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज दीजिए. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट चीज. नाउ उसी में आर्टिकल 365 भी आता है. उसी के अंदर ये बोला जाता है कि जब भी कोई स्टेट अगर फेल होता है टू कंप्लाई विद और गिव इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर. इसका मतलब क्या है, देखिए वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट, वी हैव स्टेट गवर्नमेंट एंड वी हैव लोकल गवर्नमेंट्स. फिलहाल के लोकल गवर्नमेंट को साइन करते हैं, ठीक है, साइन करते हैं. एंड लेट्स टॉक अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. हमारा इंडिया एक टाइप का फेडरल इंस्टीट्यूशन है. राइट, एक हमारा फेडरल कंट्री है. फेडरल कंट्री का मतलब क्या होता है, देयर आर अ सेट ऑफ पावर्स एंड उस पावर को हमने डिवाइड कर दिया है बिटवीन टू डिफरेंट बॉडीज, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. तो इसका मतलब क्या है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से बड़ी है या फिर क्या स्टेट गवर्नमेंट छोटी है? नो, फेडरल गवर्नमेंट ये बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्फीयर के अंदर इक्वल है. ठीक है, मतलब जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब वो है लार्जर है और जहां पर स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स दी गई है वहां पर स्टेट गवर्नमेंट लार्जर है. ऑलराइट, अब देखिए यहां पर साथ में साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया. देखिए एक चीज तो यहां पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि फेडरल गवर्नमेंट है यानी कि दोनों ही अपने अपने स्फीयर्स में मतलब इक्वल है, पावरफुल है. बट साथ ही साथ एक प्रोविजन ये भी लाता है कि हमारे यहां पर फेडरल के साथ साथ कुछ यूनिटरी प्रोविजंस भी है और वो यूनिटरी प्रोविजन ये बोलता है कि अगर इमरजेंसी का सिचुएशन आता है, मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर किसी स्टेट के ऊपर कोई खतरा आ सकता है, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट
कैन टेक ओवर द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। यहां पर कुछ पावर्स दी गई हैं एंड दैट पावर इज फ्रॉम आर्टिकल 352 से लेकर के आर्टिकल 360 तक के बीच में यही यूनिटरी गवर्नमेंट का जो पावर है उसको इंक्रीज किया गया है। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स दी गई है। इसी पावर के अंदर यह बोला जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी करने को बोलती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के फायदे के लिए है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है उसके फायदे के लिए है, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है तो उस केस में क्या कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उस स्टेट गवर्नमेंट की उस पर्टिकुलर चीज को टेक ओवर कर सकती है और खुद उस चीज को संभाल सकती है। ठीक है, ये था बेसिक चीजें। आर्टिकल 355 क्या बोलता है और 356 क्या बोलता है। आई होप आपको दोनों चीजों में प्रॉपर क्लैरिटी मिल गई होगी। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर जगह पर पार्लियामेंट मतलब जो प्रेसिडेंट रूल लगा भी देता है तो वहां पर क्या होगा। अगर कहीं पर भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तो पहली बात तो उसको अगले 2 महीनों के अंदर दोनों ही हाउसेस को अप्रूव करना होगा। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, दोनों हाउसेस कौन कौन से, लोकसभा एंड राज्यसभा। इसका मतलब क्या है, प्रेसिडेंट ने अगर प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर भी दिया है तो इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि प्रेसिडेंट का वो प्रेसिडेंट रूल इंडेफिनिटली चलने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो लोकसभा और राज्यसभा को 2 महीने के अंदर दोनों को अप्रूव करना होगा, उसके बाद ही वो कंटिन्यू हो सकता है। ऑलराइट, अब अगर कंटिन्यू हो गया तो कितने मतलब दिनों तक चलता है वो, दैट फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, 6 महीने आपको याद रखना है। ऑलराइट, अब देखिए अगर प्रेसिडेंट रूल एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर आ जाता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, उसके बाद क्या होता है। उसके बाद फर्स्ट चीज ये होता है कि प्रेसिडेंट के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स आ जाती है। कुछ एक्स्ट्रा पावर जो अब तक प्रेसिडेंट के पास उस पर्टिकुलर स्टेट के रिस्पेक्ट में नहीं थी वो भी आ जाती है। जैसे कि पहला पावर ये आता है कि उस स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी फंक्शनिंग थी वो सारी की सारी फंक्शनिंग प्रेसिडेंट अपने हाथों में ले सकता है और उस पर्टिकुलर फंक्शनिंग को या तो प्रेसिडेंट खुद से संभाल सकता है या फिर अपने किसी एजेंट को जैसे कि गवर्नर के पास भेज सकता है। फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, जो उस पर्टिकुलर स्टेट का स्टेट लेजिस्लेचर था, देखिए यहां पर हमने बात की किसके बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेजिस्लेचर के बारे में। अब देखिए जो उस पर्टिकुलर एरिया का लेजिस्लेचर है, जो उस पर्टिकुलर स्टेट का लेजिस्लेचर है, उस पर्टिकुलर लेजिस्लेचर के पावर्स को भी यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यानी कि पार्लियामेंट के पास भेज सकता है। ठीक है, आप ये भी समझ गए। और थर्ड चीज जो वो कर सकता है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उन सबको पूरी तरीके से सस्पेंड कर सकता है कुछ दिनों के लिए, जब तक कि सिचुएशन वहां पर ठीक नहीं होता है, लॉ एंड ऑर्डर फिर से मेंटेन नहीं होता है। ऑलराइट, ये तो देखिए आपने 3 यहां पर डिफरेंट फंक्शन देखिए। क्या आपको यहां पर कुछ अलग लगा? देखिए मैं आपको समझाता हूं। यहां पर एग्जीक्यूटिव की पावर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने छीन लिया, अपने पास रख लिया। ठीक है, मतलब किसी भी स्टेट के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स थी यानी कि जो उसका मतलब जितनी फंक्शनिंग थी उसको अपने हाथों में मतलब सब्ज्यूम कर लिया। सिमिलरली जो वहां की लेजिस्लेटिव पावर थी उसको भी सब्ज्यूम कर लिया। बट अगर ध्यान से सोचेंगे यहां पर जुडिशियरी पावर्स को कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। Why? बिकॉज जुडिशियरी पावर जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि जो जुडिशियरी पावर है वो किसी भी गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती है, वो इंडिपेंडेंट पावर होती है। इसलिए अगर कल को प्रेसिडेंट रूल लगता भी है तो उस पर्टिकुलर स्टेट का जुडिशियरी जो है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जस्ट कीप दिस इन माइंड। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रीलिम्स के अंदर यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या अगर एक पर्टिकुलर स्टेट अगर प्रेसिडेंट रूल के अंदर फंसता है तो क्या उसके लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी पावर तीनों जाएंगे? लेजिस्लेटिव पावर जाएगा यस, एग्जीक्यूटिव जाएगा यस, बट जुडिशियरी पावर विल नॉट गो। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, अब देखिए नाउ द क्वेश्चन कम्स कि जस्ट सपोज प्रेसिडेंट ने ये डिसाइड किया कि एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है वो सही से नहीं चल रहा है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट के सारे जो फंक्शनिंग वगैरह है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेंड करना है। ये प्रेसिडेंट डिसाइड किया। नाउ अगर प्रेसिडेंट ने ये डिसाइड कर लिया है तो क्या इस चीज का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? क्या जो स्टेट गवर्नमेंट है मतलब जिस स्टेट के ऊपर ये एक्शन लिया गया है क्या वो स्टेट गवर्नमेंट का मतलब इतना हक बनता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है फिर नहीं जा सकता है? देखिए देयर वाज अ 38th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1975 के अंदर किया गया था, जिस टाइम इमरजेंसी चल रही थी। उस टाइम में इंदिरा गांधी ने क्या किया था, इंदिरा गांधी मैम थी जो थी, उन्होंने सारी की सारी पावर स्टेट से छीन ली थी बिकॉज शी हरसेल्फ वाज एट द सेंटर। और उन्होंने छीन कर ये बोला था कि प्रेसिडेंट का इस पर्टिकुलर डिसीजन को कभी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बट आपको ये चीज याद नहीं रखनी है बिकॉज 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इस चीज को डिलीट कर दिया गया था। एंड उसके बाद ये बोला गया था कि किसी भी पर्टिकुलर प्रेसिडेंट का कोई भी अगर अपना खुद का सेटिस्फेक्शन है भी, मतलब अगर वो अपने सेटिस्फेक्शन से कोई भी डिसीजन लेते भी है तो भी वो चीज जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट मान लीजिए अगर ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी स्टेट सही से काम नहीं कर रही है और उसके सारे की सारी फंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जानी चाहिए, तो इस पर्टिकुलर चीज का भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू? सिंपल वर्ड्स में उसके अगेंस्ट किसी भी कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। कोर्ट में अपील का मतलब है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में आप इस चीज को लेकर जा सकते हैं। ज्यादातर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही होता है। कोई भी अगर ऐसा मतलब जुडिशियल रिव्यू होता है तो नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट के अंदर होता है, बट किसी के अंदर भी आप लेके जा सकते हैं और वहां पर इस चीज को अपहोल्ड या फिर डिनाई कर सकते हैं। अगर मतलब सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ने जो भी किया है वो सही किया है तो फिर उस चीज को अपहोल्ड करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि चीज सही नहीं किया तो उस चीज को कैंसिल करके फिर से उस प्रेसिडेंट रूल को कैंसिल भी किया जा सकता है।
आई होप आपको ये चीज काफी डिटेल के अंदर प्रॉपर्ली समझ आ गया कि एक्जैक्टली क्या चल रहा है। इसके अलावा यू ऑल्सो हैव टू कीप रीडिंग द प्रेजेंट रूल वाला जो चैप्टर है हमारा, जो प्रेजेंट वाला चैप्टर है हमारा हमारे लक्ष्मीकांत के अंदर, उस चीज को आपको बार बार रिवाइज करना है, उसको बार बार उसको पढ़ते रहना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन जो कि हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 के अंदर पूछा गया था। नाउ जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरीली द consequences ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट। मतलब कि अगर एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट्स रूल डिक्लेयर होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस इनमें से कौन से नहीं है, ठीक है। यू हैव टू चूज द नॉट वन। ऑलराइट, फर्स्ट इज द डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो क्या प्रेसिडेंट अगर रूल लगेगा तो क्या वहां का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा। सेकंड चीज, द रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट। एंड थर्ड इज डिसोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज। ये तीनों आपके ऑप्शंस हैं, आपको ट्राई करना है इस चीज को, आप में से करेक्ट आंसर ढूंढने हैं। तो 1 2 1 3 2 3 1 2 3 आप इसे ट्राई कीजिए। ऑलराइट, सो आई होप आपने इस चीज को ट्राई किया होगा। लेट्स सी द आंसर इसका। अभी हमने डिस्कस किया कि अगर प्रेसिडेंट रूल लगता है तो क्या क्या होगा। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एग्जीक्यूटिव सारा का सारा जाएगा और लेजिस्लेचर सारा का सारा जाएगा। सॉरी, एग्जीक्यूटिव जाएगा, लेजिस्लेचर जाएगा, बट जुडिशरी नहीं जाएगा। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम देखते हैं कि क्या जुडिशरी का कोई ऑप्शन है, नहीं है, राइट। तो जुडिशरी यहां पर गेम से बाहर। ऑलराइट, वी हैव टू ऑप्शंस। हमें पता है कि सारा का सारा एग्जीक्यूटिव जाएगा। तो एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या क्या चीज आती है, कोई भी ऐसी बॉडी जो कि लॉ को इंप्लीमेंट कर रही है, दैट बिकम्स एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन से आती है, जितने भी हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो गए, जितने भी हमारे थर्ड टियर गवर्नमेंट यानी कि पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज हो गए, ये सब के सब हमारे जो एग्जीक्यूटिव है उसका पार्ट है। तो लेट्स सी, मतलब इसी को देखते हैं, क्या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होगी। डिसॉल्व होगी, यस, बिल्कुल डेफिनेटली डिसॉल्व होगी, बिकॉज दैट इज द मेन मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंट रूल ना। अगर प्रेसिडेंट रूल लग रहा है इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर स्टेट का जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो चीज अब डिसॉल्व होने वाली है, खत्म होने वाली है, अब न्यू इलेक्शन कराने पड़ेंगे। फर्स्ट चीज। ऑलराइट, और कुछ इसमें से जो एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट है, देखिए समझिए, क्या यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिमूव होंगे। ध्यान से सोचिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब होता है कि वो मिनिस्टर्स जो कि एक्चुअली स्टेट के कैबिनेट के पार्ट है। तो क्या ये लोग यहां पर रिमूव होंगे। समझिए, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसॉल्व होगी, दैट इज टोटली करेक्ट, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिमूव नहीं होते हैं जब भी प्रेसिडेंट रूल लगता है। जस्ट रिमेंबर, बिकॉज अल्टीमेटली जो प्रेसिडेंट जब भी प्रेसिडेंट रूल लगता है तो एक्चुअली जो प्रेसिडेंट होती है अपनी सारी की सारी पावर गवर्नर को भेजता है, और गवर्नर एक्चुअली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ मिलकर उस पर्टिकुलर स्टेट को चलाता है जब तक कि वो प्रेसिडेंट रूल चल रहा होता है। तो पॉइंट ये है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डज नॉट गेट्स रिमूव्ड। सेकंड स्टेटमेंट गलत है यहां पर। सेकंड स्टेटमेंट को आप जैसे ही एलिमिनेट करेंगे आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। द आंसर इज 1 and 3, और थर्ड इज डिसोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज। यहां पर हमने बात किया पार्लियामेंट और म्युनिसिपैलिटी जो है वो ऑटोमेटिकली यहां पर डिसॉल्व हो जाती है। तो 1 and 3 तो डेफिनेटली करेक्ट है, सेकंड इज यहां पर रॉन्ग है। अगर आपने लक्ष्मीकांत का चैप्टर यहां पर देखा होगा तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, और ये बहुत ही स्टेटमेंट आपको बहुत ही अच्छा, मतलब आसानी से स्टेटमेंट आपका एलिमिनेट हो गया होगा। ऑलराइट, सो आपने देख लिया कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो जस्ट कीप इन माइंड कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आपको कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करना है, आपको सिंपली अपना पॉलिटी का जो बेसिक चीजें है उसको स्ट्रॉन्ग रखना है कि कब क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड यू कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ हम बात करने वाले हैं लेड पॉइजनिंग के बारे में। नो, लेड आप जानते हैं, लेड एक बहुत ही हार्मफुल केमिकल है, उसी चीज के पॉइजनिंग के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि थाउजेंड्स ऑफ जो बच्चे हैं दे आर एक्चुअली फाउंड जहां पर जो उनकी बॉडी है उनके अंदर लेड का अमाउंट अचानक से बढ़ गया है इन अ माइन कॉल्ड एज कावे माइन, जो कि जाम्बिया के अंदर प्रेजेंट है। नो, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जाम्बिया कहां प्रेजेंट है। जाम्बिया इज अ कंट्री इन अफ्रीकन नेशन, ठीक है, एक टाइप का अफ्रीकन नेशन है जो कि अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले जब आपको कोई ऐसा लोकेशन दिखता है तो आपको सबसे पहले मैप चेक करना है। तो लेट्स सी द मैप। अफ्रीका का ये मैप है। अगर आप अफ्रीका के नीचे वाले पार्ट में आएंगे, आप जानते हैं सबसे नीचे वाला पार्ट साउथ अफ्रीका बोलते हैं इसको। अगर आप उससे हल्का से ऊपर जाएंगे, दिस पार्ट इज बोट्सवाना, दिस इज नामीबिया, ठीक है। अब यहां पर अगर आप ये वाला कंट्री देखेंगे, दिस कंट्री इज जाम्बिया। जाम्बिया का कैपिटल क्या देखिए, लुसाका, ठीक है। ऑलराइट, अगर आप जाम्बिया को देख रहे हैं तो जाम्बिया के आसपास देखिए, हमने देखा यहाँ पे नामीबिया प्रेजेंट है, दिस इज एंगोला, ठीक है। यहां पर जो आप प्रेजेंट देख रहे हैं दिस इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वी हैव मालावी, और अगर आप देखेंगे वहां पर ये वाला पार्ट यहाँ पे दिस इज तंजानिया, ठीक है। एंड दिस वन द लार्जर वन इज जिम्बाब्वे, ठीक है। और दिस ये क्या आप जानते हैं ये वाला कौन सा, ये वाला जो आप आइलैंड देख रहे हैं दिस इज मैडागास्कर, ठीक है। दिस इज मैडागास्कर, यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स वगैरह, सीशेल्स आइलैंड यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स वगैरह प्रेजेंट है। ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपसे क्या क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। सबसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, देखिए क्या ये जो जाम्बिया है क्या ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंडलॉक्ड कंट्री। देखिए, लैंडलॉक्ड कंट्री कोई ऐसी कंट्री होती है जो कि सी को टच नहीं करती है, सी या फिर ओशन को टच नहीं करती है। तो ध्यान से देखिए, क्या जाम्बिया किसी भी सी या फिर ओशन को टच कर रहा है, नहीं कर रहा, राइट। इसका मतलब है कि जाम्बिया इटसेल्फ इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। ऑलराइट, अब एक और टर्म होता है यहाँ पर, एक टर्म होता है इसे कहते हैं डबली लैंडलॉक्ड कंट्री, डबल लैंडलॉक्ड कंट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल लैंडलॉक्ड कंट्री। समझिए, जस्ट सपोज कि ये कोई कंट्री है, लैंडलॉक्ड कंट्री का मतलब क्या था कि इसके चारों तरफ जो है कोई ना कोई कंट्रीज वगैरह प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि ये किसी भी जो सी या वाटर को टच नहीं कर रहा है, इसे कहते हैं लैंडलॉक्ड। इसका मतलब ये एक टाइप का क्या हुआ, लैंडलॉक्ड कंट्री हो गया। ऑलराइट, तो क्वेश्चन कम्स कि डबल लैंडलॉक्ड कंट्री क्या होती है। देखिए, ऐसी कोई भी कंट्री जो खुद तो लैंडलॉक्ड है
और जिस कंट्री ने उसे लैंडलॉक्ड बनाया हुआ है वो खुद भी लैंडलॉक्ड है। अगर देखिए समझिए, जैसे सपोज कि ये भी कोई ना कोई कंट्रीज है, ठीक है, ये भी कोई कंट्रीज है और ये भी पूरी तरीके से है, इसका मतलब है ये लोग भी ओशन को टच नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो सबसे बीच में है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ डबली लैंडलॉक्ड कंट्री, बिकॉज इसके आसपास में जो कंट्रीज थी वो खुद ही लैंडलॉक्ड है। और डबली लैंडलॉक्ड कंट्रीज बहुत ही कम होते हैं, ऑल्दो बट होते हैं डेफिनेटली, ठीक है। एशिया के अंदर भी कुछ कंट्री ऐसे प्रेजेंट है जो कि डबली लैंडलॉक्ड है। विल हैव टू सी द एग्जांपल्स, बट आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पे डबली लैंडलॉक्ड है और कौन कौन से लैंडलॉक्ड है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये सब आपको मैपिंग में हमेशा ध्यान रखना है कि बिकॉज ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है और ये सब हमेशा पूछे जाते हैं। ऑलराइट, अब हम देखते हैं आगे की तरफ। अगर आप लेड पॉइजनिंग को देखेंगे, इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्रॉनिक इंटॉक्सिकेशन, इसे बोलते हैं क्रॉनिक इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। क्रॉनिक मतलब समथिंग दैट इज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी इलनेस, और उसी का इंटॉक्सिकेशन हो रहा है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर कुछ टॉक्सिक चीजें अंदर जा रही है। ऑलराइट, अब ये होता है नॉर्मली बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लेड इन द सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर अगर किसी भी टाइप का लेड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए तो उसके कारण फटीग यानी कि थकान, एब्डोमिनल पेट यानी कि पेट दर्द, नॉजिया मतलब चक्कर आने, डायरिया, एपेटाइट यानी कि भूख ना लगना, राइट, ऐसे करके बहुत सारी डिफरेंट चीजें होती हैं। दीज आर काइंड ऑफ एक टाइप के सिम्टम्स है। सिम्टम्स आपसे कोई पूछेगा नहीं, बट यू शुड बी अवेयर कि एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है। इसके अलावा देखिए ये चीज समझिए, गम्स के अंदर जो प्रॉब्लम होती है सबसे ज्यादा वो होती है। अगर आप अपना माउथ देखेंगे तो माउथ के आसपास जो लिप्स होती है, लिप्स का जो अंदर वाला पार्ट होता है, दैट थिंग आर कॉल्ड एज गम्स। उसी गम्स के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है अगर लेड पॉइजनिंग होती है किसी भी पर्सन के अंदर, ठीक है। यहां तक कि जो हाथ पैर होते हैं उसकी जो मतलब मसल्स होते हैं उसके अंदर ऑलमोस्ट पैरालिसिस आ जाता है, मतलब वीकनेस आ जाती है। दिस इज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट कैन बी क्रिएटेड बाय लेड। इसका मतलब क्या, लेड पॉइजनिंग बहुत ही खराब होती है। और पॉइंट इज कि लेड पॉइजनिंग सबसे ज्यादा किसमें होती है, इट एक्चुअली हैपेंस इन बच्चे, स्पेशली वो बच्चे जो कि 6 साल से कम है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्पेशली जो यहाँ पर जाम्बिया के अंदर भी हो रहा है ना, वहां पर ऐसे बच्चों को ही हो रहा है जो कि 6 साल से कम है, और उसके कारण उनके बॉडी के अंदर लेड का जो अमाउंट है लगातार बढ़ना स्टार्ट हो गया है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेड के कारण ये होती है कि उनके फिजिकल हेल्थ के साथ साथ उनका जो मेंटल हेल्थ है वो भी यहाँ पर इंपैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी बहुत सारा हार्म रिएक्शंस वगैरह वो सब आने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड दैट इज वाई कुछ केसेस में जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वहां पर लेड पॉइजनिंग फेटल भी हो सकती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग फेटल? फेटल का मतलब है इट कैन बी डेडली। डेडली का मतलब है इट कैन कॉज डेथ, ठीक है। मतलब बहुत सारे बच्चे देखा जाता है हर साल लेड पॉइजनिंग के कारण उनकी डेथ हो जाती है। दैट इज वाई लेड पॉइजनिंग को रोकना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, अब देखिए लेड एक्सपोजर जब होता है तो सिर्फ ये सब प्रॉब्लम, देखिए ये सब तो हमने देखा, ये सब सिम्टम्स है, ये सब प्रॉब्लम तो करता है। इसके अलावा लेड का जो एक्सपोजर है वो बाकी बीमारियों को भी यहाँ पर कहने के इन्वाइट करता है और बाकी बीमारियां भी हमारी बॉडी के अंदर कॉज कर देता है। जैसे कि वी हैव अनीमिया, मतलब कि लॉस ऑफ आरबीसी, जो हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी होता है जो ब्लड के अंदर होता है उसका लॉस अचानक से स्टार्ट हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव हाइपरटेंशन, रीनल इंपेयरमेंट, टॉक्सिसिटी, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स वगैरह जो है हमारी बॉडी के अंदर अचानक से इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ द जो लेड पॉइजनिंग है उसके इंक्रीज होने के कारण। अब समझिए, जो हमारे वर्ल्ड के अंदर जितने भी लेड पॉइजनिंग जो होती है ना उसमें से 3/4 यानी कि 3/4 से ज्यादा केसेस जो है दैट इज बिकॉज ऑफ लेड एसिड बैटरी जो कि हम मोटर व्हीकल के अंदर यूज करते हैं। तो आप जानते हैं राइट नाउ हम लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर बहुत ज्यादा इंफोसिस कर रहे हैं, बट आपने ये चीज देखा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चलती है वो चलते कैसे हैं? दे एक्चुअली रन ऑन बैटरीज। और वो बैटरीज बनती कैसे? बैटरीज बनती है 2 चीजों से। राइट नाउ हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो लिथियम के पास पहुंच चुकी है, बट उससे पहले जो हमारे पास टेक्नोलॉजी थी दैट वाज ओनली फ्रॉम लेड। मतलब कि इससे पहले जो हमारी जितनी बैटरीज वगैरह हुआ करते थे सिर्फ और सिर्फ लेड से बनती थी। बहुत मुश्किल से हमने एक्चुअली लेड से लिथियम की तरफ गए हैं, बट जैसा हम जानते हैं कि लिथियम भी जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। एंड दैट इज वाई वी आर ट्राइंग टू मूव ऑन थर्ड वन। आपको याद होगा कौन सा है? दैट इज हाइड्रोजन। वी आर ट्राइंग टू मूव ऑन टुवर्ड्स हाइड्रोजन बेस्ड बैटरीज, ताकि हाइड्रोजन एक फ्यूल की तरह यूज कर सके, ठीक है। सो जो बैटरीज वगैरह होती है उसके अंदर से जितना भी लेड वगैरह निकलता है उसके कारण 3/4 जितने भी लेड पॉइजनिंग है उसके कारण होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इन टाइप की बैटरीज के जो इंडस्ट्रीज वगैरह उसके अंदर काम करते हैं, तो उनके ऑक्यूपेशन के कारण, उनके आसपास के एनवायरमेंट के कारण ये जो लेड के पार्टिकल्स हैं उनके बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। 2 मेन तरीके होते हैं। फर्स्ट इज जहां पर हम इनहेल करते हैं लेड के पार्टिकल्स को, मतलब देखिए लेड के पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं। छोटे होने के कारण क्या होता है, वो एयर के साथ मिक्सअप हो जाते हैं और उसके कारण हमारी बॉडी के अंदर डायरेक्टली हम उसको इनहेल कर लेते हैं। मतलब जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं उसके साथ हमारी बॉडी के अंदर मतलब लेड भी जाना स्टार्ट हो जाता है। बट ये ऐसा नहीं कि हर एक जगह हो रहा है, ये ऐसी जगह पे होता है जहां पर स्मेल्टिंग होती है, जहां पर लेड बेस्ड प्लांट्स की स्मेल्टिंग होती है, रिसाइकलिंग होती है, स्ट्रिपिंग लेड मतलब पेंट वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। या फिर ऐसा कोई एविएशन फ्यूल जो कि मतलब जिसके अंदर बेसिकली लेड वगैरह प्रेजेंट है, उन सब एरिया के अंदर अगर कोई भी पर्सन रहता है तो उसके बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली लेड वगैरह इनहेल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक चीज देखिए, आपने देखा है पेंट और आपने देखा फ्यूल, इन दोनों चीजों के अंदर लेड बहुत ज्यादा पाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं कि लेड का जो मतलब पार्टिकल्स होते हैं छोटे होते हैं कि वो डस्ट में एंटर कर जाते हैं, हमारे वाटर के अंदर एंटर कर जाते हैं, हमारे यहाँ तक कि हमारे फूड के अंदर एंटर कर जाते हैं और उसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं और हमारी बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स वगैरह शो करना स्टार्ट करते हैं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। अब अगर आप लेड के बारे में कुछ स्टैटिक चीजें देखेंगे तो लेड सबसे पहले बात तो नेचुरली अकरिंग है। मतलब ऐसा नहीं है कि लेड हमने इसको बनाया है, लेड एक्चुअली नेचुरली अकर करता है हमारे अर्थ के क्रस्ट में, ठीक है। जो हमारे क्रस्ट वाला पार्ट है वहां पर लेड ऑलरेडी मिलता है।
अब देखिए, जब भी हमारी बॉडी के अंदर, किसी भी पर्सन की बॉडी के अंदर अगर लेड एंटर करेगा तो वो कहां पर जाएगा, तो वो नॉर्मली टीथ और बोन्स वाला जो पार्ट है ना वहां पर स्टोर हो जाता है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, लेड कहां पर स्टोर होता है, इट एक्चुअली गेट्स स्टोर्ड इन टीथ एंड बोन्स। अब देखिए, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहां पर यूपीएससी नॉर्मली खेलना चाहता है। यूपीएससी यहां पर स्टेटमेंट करेगा कि लेड जो है हमारे ब्लड के अंदर क्या सर्कुलेट होता है या फिर कहां पर मतलब स्टोर होता है। जस्ट रिमेंबर कि वो टीथ और बोन्स, जो भी ऐसा पार्ट जहां पर कैल्शियम वगैरह प्रेजेंट है ना, वहां पर वो स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ अगर वो स्टोर यहां पर हो रहा है तो क्या सिर्फ इसी पार्ट को इंपैक्ट करेगा? नो, इट एक्चुअली इंपैक्ट्स आवर ब्रेन, हमारे लिवर, किडनी, बोन्स, एवरी सिंगल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, उसको ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है। तो क्वेश्चन कम सोचिए, अगर ये टीथ के अंदर प्रेजेंट है, अगर वो बोन्स के अंदर प्रेजेंट है, तो वो यहां पर लिवर तक कैसे पहुंचेगा, किडनी तक कैसे पहुंचेगा? दैट इज थ्रू द ब्लड। तो इसका मतलब है कि ब्लड को एक्चुअली वो एक टाइप का मीडियम यूज करता है, मीडियम की तरह यूज करता है और उसके थ्रू हमारे बॉडी के अंदर ट्रैवल करता है। बट आपको ध्यान ये रखना है कि स्टोर हमेशा वो टीथ और बोन के अंदर ही होता है, बट ये हमारे बॉडी के बाकी पार्ट्स को भी डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपने ये समझा कि हमारे टीथ और बोन्स के अंदर वो स्टोर हो रहा है और बाकी पार्ट्स को डैमेज हो रहा है, तो हमने देखा कि ब्लड के थ्रू वो मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के अंदर, बॉडी के अंदर ब्लड कितना है या फिर है या नहीं है उसको चेक करना हो, तो हमें क्या चेक करना होगा, हमें उसका ब्लड चेक करना होगा, ब्लड लेवल। यानी कि ब्लड टेस्ट जो होता है वो हमेशा ब्लड टेस्ट होता है। मतलब अगर आपको ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उससे ऑटोमेटिकली मालूम चल सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर लेड है या फिर नहीं है और कितने क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए, एक चीज तो हमने देखा, जो बच्चे वगैरह हैं उसके कारण सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। इसके अलावा वी हैव वन मोर यहां पर ऐसा ग्रुप, दैट इज प्रेग्नेंट लेडीज। ऐसी वुमेन्स जो कि प्रेग्नेंट है या फिर थर्ड या फोर्थ ट्राइमेस्टर के बीच में है, उनके बॉडी के अंदर ऐसा देखा जाता है कि जब भी ब्लड रिलीज होता है ना, जब भी मतलब ब्लड वगैरह रिलीज होता है, उसके साथ में उस बोन से लेड वगैरह भी रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। समझिए, जब एक प्रेग्नेंट लेडी के ब्लड मतलब बॉडी से ब्लड रिलीज हो रहा है, उसके साथ में लेड रिलीज हो रहा है, उसके कारण क्या होता है, जो इंटरनली जो भी मतलब लेड वगैरह फैल जाता है, जो भी ब्लड वगैरह फैलता है, मतलब जो भी ब्लड वगैरह रिलीज होता है, तो उस टाइम जो लेड निकलता है ना, वो क्या करता है, उनके बॉडी के मतलब वुमेन्स के बॉडी के आसपास में एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके कारण जो भी फीटस उस वुमेन के मतलब उन वुमेन के बॉडी के अंदर जो फीटस डेवलप हो रहा है, उस एक्चुअली फीटस के आसपास में लेट जाना स्टार्ट कर देता है, उस फीटस को डायरेक्टली इंपैक्ट करना स्टार्ट करता है। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस थिंग, जो बच्चे कभी कभी ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि पैदा होते हैं स्पेशली अफ्रीकन नेशंस के अंदर, और वहां पर पैदा होते ही उन बच्चों को लेड पॉइजनिंग हो जाती है। उसके कारण बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदा होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, बिकॉज वो लेड का हाई लेवल सस्टेन नहीं कर पाते। अब आई होप आप इसी को समझ गए। सो प्रेग्नेंट लेडीज का जब भी ब्लड वगैरह निकलता है, उसके साथ साथ में लेड निकलता है, वो लेड जो होता है उन बॉडी के आसपास जो वॉल्स वगैरह होती है वहां पर स्टोर हो जाता है, बिकॉज लेड ऑब्वियसली बाहर नहीं निकलता है, ब्लड बाहर निकलता है, बट लेड वहां पर स्टोर हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, जो फीटस होता है उसको डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, उसके कारण प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखिए, ये आप समझ गए, यानी कि बच्चे प्लस प्रेग्नेंट लेडीज दोनों को बहुत ज्यादा हार्म क्रिएट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए, कोई भी ऐसा लेड का लेवल मतलब ऐसा कोई भी लेवल नहीं है कि जो कि हार्मफुल ना हो। मतलब कि इसका सिंपल सा वर्ड मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर ज्यादा लेड आएगा हमारी बॉडी के अंदर तो हार्मफुल होगा, कम आएगा तो हार्मफुल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमारी बॉडी के अंदर 1% भी लेड आता है तो वो भी कुछ ना कुछ हार्म करके जाएगा। बट अच्छी चीज ये है कि लेड का एक्सपोजर पूरी तरीके से प्रिवेंटेबल है, हम इसको पूरी तरीके से रोक सकते हैं। अगर हम प्रॉपर यहाँ पर जो भी प्रिवेंशन वगैरह अगर हम उसको ले तो वो पूरी तरीके से रोक सकते हैं। Now, the question comes कि क्या ये सिर्फ बच्चों को इंपैक्ट करता है? नो, जैसा हमने देखा बच्चों के साथ साथ में प्रेग्नेंट लेडीज को करता है और साथ साथ में कहीं ना कहीं कुछ लेवल पे अडल्ट्स वगैरह को भी ये इंपैक्ट करता है। तो बहुत सारे डिफरेंट सिम्टम्स है, हमारे ब्रेन को इफेक्ट कर सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को, हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम है, किडनीज है, कार्डियोवैस्कुलर यानी कि हार्ट वगैरह जो है, बॉडी है, मतलब इन सबको अफेक्ट कर सकता है। बच्चों का जो बॉडी है, जो देखिए यहाँ आप देखिए मेंटल हेल्थ है, हियरिंग लॉस, लर्निंग डिसेबिलिटीज, यहाँ तक कि जो किडनीज है और ब्लड में एनीमिया कॉज कर सकता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको पूरी तरीके से डैमेज कर सकता है, हमारे बोन ग्रोथ को, मसल ग्रोथ को, इन हर चीज को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली लेड यहां पर इंपैक्ट कर सकता है। बिकॉज लेड डायरेक्टली ब्लड के थ्रू मूव करता है ना, तो ब्लड अगर ब्लड के थ्रू मूव करेगा तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो हमारी बॉडी को बहुत ही हार्मफुली इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कम से कितना ज्यादा यहां पर इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। राइट नाउ एक बॉडी है जिसका नाम है IHME यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड इवैल्यूएशन। उन्होंने लास्ट ईयर एक टाइप का रिपोर्ट दिया था, 2019 के अंदर रिपोर्ट दिया था। उसमें उन्होंने ये बताया था कि लेड के एक्सपोजर के कारण ऑलमोस्ट 90 लाख डेथ हो चुके हैं, मतलब हमारे वर्ल्ड के अंदर, और मोर देन 21.7 मिलियन ईयर्स ऑफ हेल्दी लाइफ हम ऑलरेडी लूज कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है, ऐसे लोग जो कि पूरी तरीके से बचाए जा सकते थे बट लेड पॉइजनिंग के कारण उनकी डेथ हो गई। और दिस इज द काइंड ऑफ लॉस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। इतने लाइफ मतलब हमने यहाँ पर लॉस्ट किए हैं, 21.7 मिलियन लाइफ, इतने लोग हमारे यहाँ पर ऑलरेडी मारे जा चुके हैं बिकॉज ऑफ लेड पॉइजनिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट वन कंट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल लेवल।
दिस इज द काइंड ऑफ थिंग जो कि ग्लोबल लेवल पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। और सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो अफ्रीकन नेशन के जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज है वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं। इसीलिए जो हमारी खुद के इंडिया भी है, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, उन्होंने कुछ ऐसे रेगुलेशंस वगैरह बनाए हैं 2016 के अंदर, जहां पर उन्होंने ये बोला था कि कोई भी अगर पेंट्स वगैरह बनाए जाएंगे, कोई भी ऐसा पेंट जिसके अंदर लेड वगैरह प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर कुछ रेगुलेशन लगाने जरूरी है, ताकि कोई भी ऐसा पेंट को मैन्युफैक्चर ना किया जाए, ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी ना किया जाए जिसके अंदर लेड का लेवल 90 पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा हो। नो, जस्ट रेटिफाई दिस पर्टिकुलर नंबर 19, इस नंबर को आप याद कर लीजिए, 90 ppm। दिस इज द लेवल जितना हमारे बॉडी के अंदर, मतलब नॉट इन द बॉडी एक्चुअली, जितना हमारे पेंट के अंदर इतना पार्ट्स पर मिलियन लेड जो है वो हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अब ये जो लेवल है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के साथ यूपीएससी यहां पर खेल सकता है, जहां पर वो स्टेटमेंट देगा कि हमारी बॉडी के अंदर क्या 90 ppm का जो लेड का लेवल है वो क्या वो हार्मफुल नहीं है, क्या वो सही है? नो, ऐसा नहीं। जैसा हमने पीछे देखा कि अगर हमारी बॉडी के अंदर 1 ppm भी आता है लेड, वो भी हमें यहां पर कहीं ना कहीं मतलब हार्मफुल इफेक्ट कर सकता है। बट हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट है उन्होंने ये बोला है कि 90 ppm तक पेंट के अंदर हो सकता है। ऐसा क्यों? बिकॉज बिना लेड के पेंट नहीं बन सकता है, बिना लेड के एक्चुअली पेंट स्टिक नहीं करेगा। तो अगर आप अपने दीवारों पे पेंट लगाएंगे बिना, तो वो स्टिक नहीं कर पाएगा। तो बिकॉज हमारे पास कोई दूसरी ऐसी टेक्नोलॉजी राइट नाउ प्रेजेंट नहीं है, उसके ऊपर अभी लगातार काम चल रहा है। बट राइट नाउ फॉर द टाइम बिंग आपको ये चीज याद रखना है कि किस तरीके से लेड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से यहाँ पर लेड बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ठीक है, अब यहाँ से पे 2012 के अंदर एक क्वेश्चन आया था जो कि लेड से रिलेटेड था, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन आपको हल्का सा बस प्रेजेंस ऑफ माइंड शो करना है और आपको इजिली सॉल्व हो जाएगा। द क्वेश्चन इज कि लेड दैट इज इंजेस्टेड और इनहेल्ड इज हेल्थ हजार्ड, राइट? ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्वेश्चन इज कि आफ्टर द एडिशन ऑफ लेड टू पेट्रोल, आपको याद होगा मतलब काफी साल पहले क्या हुआ था, पेट्रोल में लेड को ऐड करने की बात की गई थी, बट उसके बाद क्या किया था, उस चीज को यहाँ पर बैन कर दिया गया था। ना इसको बैन इसलिए किया गया था बिकॉज पेट्रोल में लेड को ऐड करने के कारण जो प्रॉब्लम्स थी वो काफी ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, तो बोला गया है कि मतलब पेट्रोल के अंदर जो लेड था उसको बैन करने के बाद और कौन कौन से सोर्सेज बचे हुए जो कि अभी भी लेड पॉइजनिंग जो कॉज कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस। द फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन जो है दैट इज अबाउट स्मेल्टिंग यूनिट्स। ठीक है, जहां पर आज से कोई चीज बनती है जो कि मतलब लेड्स जिसमें यूज होते हैं उसे कहते हैं स्मेल्टिंग यूनिट। सेकंड इज पेंस एंड पेंसिल्स, थर्ड इज पेंट्स एंड फोर्थ इज हेयर ऑयल्स एंड कॉस्मेटिक्स। आपके ऑप्शन है 1 2 3 1 3 2 4 एंड 1 2 3 4। इसको ट्राई कीजिए, यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको उसमें मतलब जो सही आंसर वो ढूंढना है। ऑलराइट, सो आई होप आपने इस चीज को ट्राई किया होगा। इसका देखिए, इसको हल्का सा एनालाइज करते हैं, समझते हैं। पीछे हमने ये देखा कि पेंट तो डेफिनेटली होगा, राइट? पेंट के अंदर से तो हम इसको हटाने की पूरी तरीके की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है 3 तो डेफिनेटली है, मतलब 3 यहां पर है, 3 यहां पर है और 3 यहां पर है। इसका मतलब है सी ऑप्शन इज गॉन। ऑलराइट, अब देखते हैं नेक्स्ट वन। हमें पता है, देखिए 1 यहां पर भी है, 1 यहां पर भी है, 1 यहां पर भी है। इसका मतलब है 1 डेफिनेटली सही होगा। मतलब देखिए, अब देख रहे हैं 1 यहां पर तीनों के अंदर प्रेजेंट है, इसका मतलब 1 तो सही होगा ही होगा। अब हमारा सारा का सारा गेम आता है 2 एंड 4 के अंदर, राइट? देखिए, अगर तो यहाँ पर 2 आता है तो ऑप्शन मतलब 2 आता है तो देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 के बीच में मतलब ये वाला ऑप्शन जाएगा, और 4 अगर हम लेते हैं तो ये मतलब ये वाला ऑप्शन जाएगा। समझते हैं। क्वेश्चन कम्स की क्या पेन और पेंसिल के अंदर लेड हो सकता है? ध्यान से सोचिए। लेड इतना डेंजरस है कि अगर 1 पार्ट्स पर मिलियन भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर करे तो हमारी बॉडी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा हार्म क्रिएट कर सकता है। बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पर इंपैक्ट कर सकता है। अगर आप ध्यान सोचिए, अगर हमें पता है ऑलरेडी कि लेड के कारण प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हैं, तो क्या हम कभी पेन या फिर पेंसिल के अंदर लेड डाल सकते हैं? ध्यान से सोचिए, देयर इज नो चांस। और गवर्नमेंट इस चीजों का भी अप्रूव कर ही नहीं सकती। तो दैट इज फॉर 110% श्योर कि पेन और पेंसिल के बीच में तो लेड नहीं हो सकता। ठीक है, तो पेन और पेंसिल को बाहर निकालते हैं। 2 यहां पर बाहर गया, ठीक है, 2 यहां पर बाहर गया। हमारा आंसर वैसे ऑटोमेटिकली आ चुका है, मतलब 1 एंड 3 इसका आंसर है। ठीक है, स्मेल्टिंग यूनिट एंड पेंट्स। अगेन इसको भी अगर हम ध्यान सोचिए, हेयर ऑयल्स एंड कॉस्मेटिक्स, क्या हमारी कॉस्मेटिक्स जैसे गर्ल्स जैसे कुछ फेशियल चीजें यूज करती हैं, तो क्या उस फेशियल चीजों के अंदर कभी लेड आ सकता है? ध्यान सोचिए, हमारी बॉडी के अंदर अगर लेड का अगर 1 पार्ट पर मिलियन भी गया तो हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है, इतना हमें पता है। तो क्या हम अपने किसी भी मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि हम अपने फेस पे यूज करते हैं, जो हम अपनी बॉडी के ऊपर यूज करते हैं, क्या उस चीजों के अंदर हम कभी लेड डाल सकते हैं? नॉट अ चांस, राइट? दैट इज व्हाई लेड को हेयर ऑयल्स कॉस्मेटिक के अंदर डाल नहीं सकते। इसको आपको बाहर करना ही होगा। पेन और पेंसिल के अंदर आप डाल नहीं सकते। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगर हमें हल्का सा भी पता है कि लेड कितना हार्मफुल है तो इजीली हम इसको निकाल सकते थे। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर बी हो गया 1 एंड 3, जहां पर आंसर आपका स्मेल्टिंग यूनिट्स और पेंट्स यहाँ पर आपका आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया और इसके थ्रू आपको समझ आया कि हमारे जो प्रीलिम्स है उसके अंदर क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जा रहे हैं। देखिए, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए हो सकता है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ हो सकता है कि उस टाइम के लिए काफी टफ हो, बिकॉज ऑब्वियसली उस टाइम में जो भी चीजें जो भी कंडीशंस वगैरह रहे हो। बट राइट नाउ हम जानते हैं कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स के अंदर, अराउंड 30 to 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि लो हैंगिंग फ्रूट्स की तरह होते हैं, जिसको आप इजीली अगर आप हल्का सा भी दिमाग लगाए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ ये हो गया हमारे दोनों टॉपिक्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं ट्यूलिप फेस्टिवल के बारे में, जो कहां मनाया जाता है। इट इज एक्चुअली सेलिब्रेटेड इन श्रीनगर। ऑलराइट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये एशिया का लार्जेस्ट जो ट्यूलिप का गार्डन है दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन श्रीनगर। अच्छा, फर्स्ट थिंग, ट्यूलिप होता क्या है?
जैसा मैंने आपको पहले बताया था, सी दिस थिंग, ये जो फ्लावर्स दिख रहे हैं, ये वाले, ये जो रेड वाले फ्लावर्स है, दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज ट्यूलिप्स। ट्यूलिप्स एक टाइप का फ्लावर्स होते हैं, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। और आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, इससे आपको और कुछ पूछा नहीं जाएगा, बट आपको ध्यान रखना ट्यूलिप्स एक टाइप के फ्लावर्स है। ऑलराइट, अब देखते हैं। माना जाता है कि इस पर्टिकुलर गार्डन जो कि श्रीनगर के अंदर प्रेजेंट है, वहां पर मोर देन 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज्यादा ट्यूलिप्स को यहाँ पर प्लांट किया गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल टूरिस्ट अट्रैक्शन जो कि कश्मीर के अंदर प्रेजेंट है। नाउ कोविड के कारण इसको बंद कर दिया गया था, बट इसको फिर से एक बार रीओपन किया गया है, और अप्रैल में हर साल क्या होता है, एक टाइप का ट्यूलिप फेस्टिवल जो कि श्रीनगर के अंदर मनाया जाता है, उसी चीज के लिए इसको फिर से एक बार रीओपन किया गया है। ठीक है, ऑलराइट, समझते हैं। हर साल क्या होता है, अप्रैल के महीने में जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है वो हर साल ट्यूलिप फेस्टिवल को स्टार्ट करते हैं। नाउ ट्यूलिप फेस्टिवल जो है जेएनके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू नो व्हाई ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, बिकॉज ट्यूलिप फेस्टिवल के बाद ही एक्चुअली जो कश्मीर का टूरिज्म सीजन है वो स्टार्ट होता है। मतलब जब तक ये जो ट्यूलिप फेस्टिवल है, जब तक वो स्टार्ट नहीं होता है ना, तब तक टूरिज्म सीजन स्टार्ट नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं एक टाइप का इंडिकेटर है, मतलब कि जब ट्यूलिप फेस्टिवल हो गया तो उसके बाद जितने भी टूरिज्म डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं, जितने भी टूरिज्म से रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्रीज वगैरह, उनको ये मालूम चलता है कि ठीक है, हाँ ट्यूलिप फेस्टिवल हो गया, अब जितने भी टूरिज्म की चीजें थी वो सब यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। बिकॉज अगेन समझिए क्यों, बिकॉज आप जानते हैं कश्मीर जो है वो हमारे इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में प्रेजेंट है। इसका मतलब है वो एक ऐसे पार्ट में प्रेजेंट है जहां पर ठंडी का जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा होता है, और मार्च तक का जो पीरियड है वो विंटर्स का टाइम माना जाता है नॉर्मल केसेस में, राइट। मतलब इस साल को अगर आप छोड़ दें इस साल, तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ गई। अच्छा, बाय द वे, डू यू नो कि इस साल मार्च के अंदर यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी क्यों है, और इस बार मार्च के अंदर मतलब वो क्यों नहीं है, कोल्ड कंडीशंस क्यों नहीं है? द सिंपल आंसर इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। इस बार हमारे यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आए नहीं है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण कोल्ड कंडीशंस हमारे इंडिया के अंदर रहते हैं और गर्मी जल्दी नहीं आती। बट इस साल वेस्टर्न कंडीशंस ना होने के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ना होने के कारण कोल्ड कंडीशन जो है वो यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाए, और जो गर्मी थी वो बहुत जल्दी आ गई। ठीक है इस बार। ऑलराइट, सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। यहाँ पर समझते हैं इस चीज को वापस। तो जैसा आपने देखा, जब टूलिप सीजन जब आता है, जब नॉर्मली जो मतलब समर्स का स्टार्टिंग वाला पॉइंट है ना, वो एक्चुअली टाइम होता है जिस टाइम कश्मीर के अंदर लोग घूमने जाते हैं, जब वहां पे टूरिस्ट के लिए जाते हैं। और एक्चुअली जब ट्यूलिप सीजन जो मतलब ट्यूलिप फेस्टिवल जो कि अप्रैल में स्टार्ट होता है, उसके बाद ही एक्चुअली जितना भी टूरिज्म डिपार्टमेंट्स है वो लोग एक्चुअली रेडी होते हैं, और वहां से टूरिज्म का सीजन जो है कश्मीर के अंदर स्टार्ट हो जाता है। अब इसके अंदर बहुत सारे म्यूजिकल इवेंट्स होते हैं, कल्चर प्रोग्राम्स होते हैं, फूड फेस्ट, कॉन्फ्रेंसेस, सब कुछ होते हैं बेसिकली। मतलब वैराइटीज इसके अंदर प्रेजेंट है, ताकि बेसिकली ये शो करता है कि जो कश्मीर है वो फिर से एक बार रीओपन हो गया है जो टूरिज्म है उसके लिए। अब देखिए, आप जास्कर रेंज जानते होंगे, राइट। जो हमारा जास्कर रेंज है, इस तरीके से हमारा जो हिमालयस है उसमें जो सेकंड रेंज यानी कि जो ग्रेटर हिमालयस है उसके अंदर जो जास्कर रेंज है, उसी के अंदर एक टाइप का जावरवान रेंज है। ये जावरवान रेंज जस्ट रिमेंबर कि कश्मीर के अंदर प्रेजेंट है। आपसे और कोई कुछ नहीं पूछेगा, जस्ट रिमेंबर कि जावरवान रेंज कश्मीर के अंदर प्रेजेंट है, और ये जो हमारा श्रीनगर का जो डल लेक है ना, वो भी इसी पर्टिकुलर रेंज के ऊपर प्रेजेंट है। ऑलराइट, अब ये जो रेंज है इसी के अंदर ये पर्टिकुलर गार्डन प्रेजेंट है। यहीं पर श्रीनगर का जो डल लेक वाला पार्ट है वो भी इसी के अंदर प्रेजेंट है। 2008 में इस चीज को स्टार्ट किया गया था, और तब से लैक्स ऑफ विजिटर्स यहाँ पर हर साल आते हैं। ये अप्रैल 1 को स्टार्ट होता है और अप्रैल लास्ट तक रहता है, सिर्फ 1 महीने के लिए रहता है। और वो एक्चुअली शो करता है कि जो कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर का पार्ट है, वहां पर फिर से एक टाइप जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, टूरिज्म का जो सीजन है वो फिर से स्टार्ट हो चुका है। नाउ क्वेश्चन कम्स कि क्या इस ट्यूलिप गार्डन के अंदर ओनली ट्यूलिप्स को लगाया गया? नो, ऐसा नहीं। देखिए, ट्यूलिप गार्डन इसका नाम इसलिए बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावर्स जो है वो यहाँ पर ट्यूलिप्स है, बट ट्यूलिप्स के अलावा और भी फ्लावर्स यहाँ प्रेजेंट है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि डैफोडिल्स हो गए, हाइसिंथ हो गए, रेनोकुलस हो गया, राइट। ये सब कुछ फ्लावर्स और भी है जो कि इस ट्यूलिप गार्डन के अंदर प्रेजेंट है। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि ट्यूलिप, डैफोडिल, हाइसिंथ ये सब क्या है। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड टॉपिक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ हम बात करने वाले हैं क्राइसिस मीटिंग के बारे में जो रिसेंटली नेटो, G7 और यूरोपियन यूनियन के बीच में हुआ है। नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्वेश्चन कम्स की मीटिंग हुई कहां है? ये मीटिंग हुई है ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम के अंदर प्रेजेंट है। सबसे पहले मैं आपको शो करता हूं कि बेल्जियम कहां प्रेजेंट है। अगर आप यूरोप को देख रहे हैं, यहां पर देखिए यूरोप, अगर आप यूरोप के इस वाले पार्ट में आएंगे, यू नो कि दिस इज फ्रांस, राइट। यूके यहां पर है, यूके और फ्रांस के बीच में हम जानते हैं यहाँ पर इंग्लिश चैनल प्रेजेंट है, दिस इज फ्रांस। और फ्रांस के जस्ट बगल में दिस इज जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक टाइप का सैंडविच छोटा सा कंट्री है, दैट इज कॉल्ड एज यहाँ पर ब्रुसेल्स। उसी का मतलब सॉरी बेल्जियम, उसी कैपिटल यहाँ पर है ब्रुसेल्स। यहीं पर ये रिसेंटली मीटिंग हुई है। तो क्वेश्चन कम्स मीटिंग कौन कौन से पार्टनर्स के बीच में हुई है? फर्स्ट इज G7 के कुछ कंट्रीज है, नेटो के कुछ कंट्रीज है, यूरोपियन यूनियन के सारे कंट्रीज है, सबके सब यहाँ पर आए थे। उन लोगों ने सबने यहाँ पर मीटिंग की थी। तो सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि G7, नेटो और यूरोपियन यूनियन, इसके मेंबर्स कौन कौन से, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बट तब तक हम देख लेते हैं। ऑलराइट, हुआ यह है कि बैक टू बैक इमरजेंसी मीटिंग्स हुई है यहाँ पर, बैक टू बैक, ताकि जो व्लादिमीर पुतिन है वो लगातार जो यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहे हैं उस चीज को यहाँ पर संभाला जा सके, किस तरीके से उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा सके, ताकि जो वॉर टाइप सिचुएशन है उससे हम वापस आ सके। उसके कारण जो यूएसए है वो अपने सारे के सारे एलाइज वगैरह, जैसे जितने भी नेटो के मेंबर्स हो गए, G7 के मेंबर्स हो गए, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हो गए, अगर आप ध्यान से सोचेंगे इन सबका कहीं ना कहीं एक टाइप के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
यूएसए जो है इनका लीडर है, राइट। तो बेसिकली वो अपने एलाइज को एक टाइप से इनडायरेक्टली पुश करना चाह रहा है ताकि रशिया के ऊपर कुछ और सैंक्शन वगैरह लगा सके। नो, आपने अगर पिछले कुछ दिनों में देखा होगा तो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगातार बहुत ज्यादा बढ़ गए। रशिया की इकोनॉमी ऑलमोस्ट क्रिपल हो चुकी है, इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है रशिया की इकोनॉमी। देखिए उनका जो बैंकिंग सिस्टम है पूरी तरीके से यहाँ पर कोलैप्स हो चुका है, उनका जो स्विफ्ट मैकेनिज्म है उनको वहां से बाहर निकाल मतलब दिया जा चुका है, ट्रेड उनका पूरी तरीके से बंद हो गया है, यहाँ पर बहुत सारे इंपोर्ट्स बंद हो गए हैं, एक्सपोर्ट्स बंद हो गए हैं। पॉइंट इज रशिया की इकोनॉमी यहाँ पर बहुत बुरे चक्कर में फंस गई है। अब यूएसए चाहता है कि इसके ऊपर और ज्यादा सैंक्शन लगाया जाए ताकि रशिया यहाँ पर पूरी तरीके से बंद हो जाए। नाउ इसके कारण जो वेस्टर्न कंट्रीज है दे हैव एक्चुअली ऑल यूनिफाइड, उन्होंने सबने मिलकर एक साथ में रशिया को यहाँ पे कन्फ्रंट करना स्टार्ट कर दिया है। उसके कारण रशिया यहाँ पर पूरी तरीके से फंस चुका है, मतलब चारों तरफ से फंसा हुआ है। बट स्टिल इंडिया और चाइना कुछ ऐसी कंट्री है जो कि अभी भी इसका सपोर्ट कर रही है। नाउ अगेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि G7 के मेंबर्स, नेटो के मेंबर्स और यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हमें मालूम होने चाहिए, ठीक है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ऑलराइट, G7 के मेंबर्स कौन कौन से हैं? वी हैव यूएसए, वी हैव कनाडा, ठीक है। मतलब कि जो हमारे जो नॉर्दर्न अमेरिका है उसमें अगर आप मैक्सिको वाला पार्ट छोड़ देंगे तो सारे बाकी देखिए टोटल 3 कंट्री यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका के अंदर प्रेजेंट है, यूएस, कनाडा और मैक्सिको। मैक्सिको इसका पार्ट नहीं है G7 का, बाकी यूएस कनाडा दोनों इसके पार्ट है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव यूके, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली। ये चारों जो यूरोप के मेंबर्स है, और वन इज यहाँ पर एशिया का मेंबर, दैट इज जापान। नाउ क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन कौन से ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं विच आर एक्चुअली रिप्रेजेंटेड इन G7। तो जस्ट रिमेंबर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड वी हैव एशिया। द क्वेश्चन इज क्या अफ्रीका का कोई भी मेंबर G7 के अंदर है? नो। क्या ऑस्ट्रेलिया कोई भी मेंबर इसके अंदर प्रेजेंट है? नो, ठीक है। और साउथ अमेरिका का कोई भी मेंबर इसके अंदर प्रेजेंट है? नो, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। तो आपको जो भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है उससे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो आपने समझ गए जो G7 मेंबर्स कौन कौन से? अगेन यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, वी हैव जर्मनी, इटली एंड जापान। नाउ एक फन फैक्ट ये है, पहले G7 का नाम G8 हुआ करता था। उस टाइम 8वीं कंट्री कौन सी थी? रशिया। और रशिया को बट 2014 के अंदर जब उन्होंने क्रीमिया के ऊपर अटैक किया तब से उसको G8 से निकाल दिया गया और इसका नाम वापस G7 हो गया, ठीक है। और G7 से रशिया निकल गया, तो यही जो कंट्री बची है वो सब इसके मेंबर्स हैं। ऑलराइट, तो G7 आपको क्लियर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन का। नाउ नेवर एवर रेक्टिफाई कि कौन कौन से मेंबर्स इसके अंदर हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन से मेंबर्स के अंदर नहीं है। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कौन कौन से इसके मेंबर्स नहीं है। स्विट्जरलैंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एंड नॉर्वे इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। जस्ट आपको ये 2 कंट्री याद है, दैट इज मोर देन एनफ। ये दोनों कंट्रीज यूरोपियन मतलब कंट्रीज हैं, बट दोनों ने यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का जो मेंबरशिप है उसको साइन नहीं किया हुआ है। मतलब यहाँ पर जो स्विट्जरलैंड और नॉर्वे है दोनों ने यहाँ पर अपने आप को नॉन अलाइंड रखा है, दोनों ने इस चीज को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया। अपार्ट फ्रॉम दिस इज एंटायर यूक्रेन। आप जानते हैं यूक्रेन अभी ऑब्वियसली इसका मेंबर नहीं बना है, यूक्रेन ने इसके लिए अप्लाई किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस इज बेलारूस। बेलारूस आप जानते हैं रशिया के साथ में बैठा हुआ है, तो ऑब्वियसली रशिया तो अलाउ करेगा नहीं यूरोपियन यूनियन को मतलब अलग जाने के लिए, तो बेलारूस इज ऑल्सो नॉट अ मेंबर। वी हैव मोल्दोवा। क्या मोल्दोवा इसका मेंबर है? नो, मोल्दोवा इज आल्सो नॉट अ मेंबर, ठीक है। ये कुछ ऐसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको ये चीज समझ आ गया कि जो यूरोपियन यूनियन है उसके मेंबर्स कौन कौन से प्रेजेंट है। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करते हैं नेटो के बारे में। जो नेटो है उसके मेंबर्स कौन कौन से हैं। नाउ अगेन डोंट ट्राई टू रिमेंबर कि कौन कौन से इसके मेंबर्स हैं, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर कौन कौन इसके मेंबर नहीं है। अगेन मैक्सिको इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। वी हैव यूएसए, वी हैव कनाडा, ठीक है, इसके मेंबर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप देखेंगे तो वी हैव ये सारा का सारा यूएसए का पार्ट है। कुछ यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के अंदर प्रेजेंट है। वी हैव यूके, वी हैव फ्रांस, वी हैव जर्मनी। सारे के सारे मेंबर्स जो कि आप ईस्टर्न पार्ट में देख रहे हैं, सॉरी वेस्टर्न पार्ट में देख रहे हैं, वेस्टर्न यूरोप, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं नेटो का मेंबर भी हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा ये बहुत सारी कंट्रीज ऐसी प्रेजेंट है जो कि यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर्स है और नेटो का भी मेंबर्स है, ठीक है। ऑलराइट, और कुछ इसके अंदर मेंबर्स ऐसे भी हैं जो कि आप देखेंगे यहाँ पर जो G7 के मेंबर्स हैं, राइट। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कौन कौन से ऐसे मेंबर है जो कि G7 के मेंबर्स भी हैं, देन वी हैव यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स भी है, और उसके बाद वी हैव नेटो के मेंबर्स भी है। तो उसको ध्यान से जरा सोचिएगा, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट चीज तो आप यहाँ पर सिंपली रूल आउट कर सकते हैं। G7 में वी हैव यूएस। देखिए आप G7 को पकड़ के चलिएगा, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। G7 के आंसर लिखिए यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड वी हैव जापान। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्या यूएसए, देखिए इसको देखते हैं, क्या यूएसए इसका मेंबर है? क्या यूएसए G7 का मेंबर है? यस। क्या यूएसए यूरोपियन यूनियन का मेंबर है? नो। गेम ओवर। सिमिलरली आपको यूके को चेक करना है, क्या यूके यहाँ पर G7 का मेंबर है? यस। क्या यूके यहाँ पर इसका जो यूरोपियन यूनियन इसका मेंबर है? यस। क्या यूके यहाँ पर जो नेटो है इसका मेंबर है? यस। तो यहाँ पर ये इसका मेंबर हो गया। क्या कनाडा यहाँ पर G7 का मेंबर है? यस। क्या यू का मेंबर है? नो। गेम ओवर। फ्रांस, क्या फ्रांस यहाँ पर G7 का मेंबर है? यस। क्या फ्रांस यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का मेंबर है? यस। एंड क्या यहाँ पर नेटो का मेंबर है? यस। तो फ्रांस इसका मेंबर हो गया। सिमिलरली आप देखिए जर्मनी, क्या जर्मनी यहाँ पर G7 का मेंबर है? यस। यूरोपियन यूनियन का मेंबर है? यस। और क्या ये नेटो का मेंबर है? यस। जर्मनी भी इसका मेंबर हो गया। सिमिलरली इटली देखिए, इटली ये वाली कंट्री आप देख रहे हैं, ये वाली कंट्री इटली है। क्या G7 का मेंबर है? यस ऑब्वियसली, इसका हमने लिस्ट लिखा हुआ है। देन क्या यूरोपियन यूनियन का मेंबर है? यूरोपियन का देखते हैं, देखिए पीछे देखिए, ये वाला देख रहे हैं पार्ट, इटली इज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। क्या ये नेटो का मेंबर है?
अभी मैंने आपको दिखाया यस ब्लू, इसका मतलब इटली भी इसका मेंबर है। फाइनल वन इज जापान। क्या जापान यहाँ पर इसका G7 का मेंबर है? यस। क्या यूरोपियन यूनियन का मेंबर है? नो। क्या नेटो का मेंबर है? नो। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कौन कौन से ऐसी कंट्री है जो कि G7 के मेंबर्स हैं, जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं और जो नेटो के मेंबर्स हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट इज यूके, जो हमने देखा है यहाँ पर, दिस इज यूके, ठीक है। सेकंड इज हमारा फ्रांस, दिस इज फ्रांस। थर्ड इज जर्मनी, दिस इज जर्मनी। एंड फोर्थ इज इटली, ठीक है। इटली, दिस इज इटली, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बट ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर आपको सिंपली मेंबर्स पता है तो आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये था हमारे सारे के सारे मेंबरशिप। आई होप आपको जो मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको यहाँ पर इजीली क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। यहाँ समझिए, जो रिसेंटली जो क्राइसिस मीटिंग हुई है उसके अंदर सबसे बड़ी बात चल रही है एनर्जी क्राइसिस के बारे में। तो क्या जितने भी कंट्रीज हैं, क्या उनको एनर्जी क्राइसिस का कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है? क्या वो लोग सबके साथ मिलकर जो रशिया से जितना भी ऑयल या गैसेस को इंपोर्ट करते हैं, क्या उसके ऊपर कोई मतलब सैंक्शन वगैरह लगा सकते हैं? देखिए, कंट्रीज लाइक पोर्टुगल, स्पेन, ग्रीस, इटली, जो कि एक्चुअली रशिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ऑयल एंड गैस के ऊपर, वो लोग बोल रहे हैं कि फेवरेबल रिस्पॉन्स होना चाहिए, मतलब कि सबको मिलकर रशिया के ऊपर इसका भी सैंक्शन लगा देना चाहिए। बट ऑब्वियसली बहुत सारी कंट्री लाइक जर्मनी वगैरह इस चीज को मना कर रही है, ठीक है। अब देखिए, नेटो ने रिसेंटली एक समिट किया था। नेटो ने ये बोला कि क्या करना होगा, हमें जो ईस्टर्न यूरोप वाले जितने भी पार्ट्स हैं, ईस्टर्न जितने भी यूरोप है, उन सबको हमें कहीं ना कहीं एनर्जी वगैरह प्रोवाइड करना होगा, ऑयल एंड गैसेस वगैरह प्रोवाइड करने होंगे, ताकि वो लोग रशिया के ऊपर जो उनके डिपेंडेंस है उसको मतलब रिड्यूस कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दिस, नेटो का जो समिट हुआ है, उन्होंने बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स, इसके बारे में बात की कि क्या रशिया ये सब चीजें यूज कर सकता है फिर नहीं कर सकता है। देखिए, वो यूज करेगा नहीं करेगा वो बात की चीज है, बट उसके लिए रेडी रहना बहुत जरूरी है। सिमिलरली जर्मनी ने यहाँ पर ये बोला है कि किसी भी तरीके का एनर्जी सप्लाई को बॉयकॉट करने के बारे में सोचना ही मत, बिकॉज जर्मनी यहाँ पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर फॉर इट्स जो भी उसके ऑयल एंड गैसेस के जो डिमांड्स वगैरह है। और अगर वो बंद हो गया तो जर्मनी की इकोनॉमी पूरी तरीके से यहाँ पर क्रिपल हो सकती है, पूरी तरीके से डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने ये बोला है, उन्होंने एक टाइप का एक सजेशन दिया है कि यूनाइटेड स्टेट्स को क्या करना होगा, यूएस को यहाँ पर अपने जो भी एलएनजी का जो लिक्विफाइड जो नेचुरल गैस वगैरह है उसके एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना होगा, ताकि जितने भी यूरोपियन कंट्री जो कि राइट नाउ रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है, वो सारी के सारी कंट्रीज रशिया से हट करके मतलब बेसिकली यूएसए से ऑयल वगैरह खरीद सकते हैं, और जो भी उनकी डिपेंडेंस वगैरह रशिया के ऊपर इंक्रीज हो गई है वो सब चीजों को रिड्यूस किया जा सके। राइट नाउ जो 90% जो यूरोपियन यूनियन का जो नेचुरल गैस है वो इंपोर्ट करती है, वो मतलब यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्रीज वगैरह वो लोग इंपोर्ट करते हैं, और इस 90% में से ऑलमोस्ट 40% ऐसा जो कि वो लोग रशिया से इंपोर्ट करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ऑब्वियसली रशिया के ऊपर जो डिपेंडेंस है यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज की वो कितनी ज्यादा हो सकती है, राइट। सिमिलरली बहुत सारा ऑयल वगैरह ऐसा है जो कि रशिया से वो लोग इंपोर्ट करते हैं, और इसीलिए अगर रशिया के एनर्जी सप्लाई यानी कि ऑयल एंड गैस को अगर उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, उसके कारण सबसे बड़ा हार्म अगर होगा तो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज को ही होगा। दैट इज वाई ये कंट्रीज इस चीज को अभी तक बॉयकॉट नहीं कर रही हैं, और जो नॉर्थ स्ट्रीम 1 था वो अभी भी चालू है, वो अभी भी ऑयल एंड गैसेस को सप्लाई कर रही है डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज, स्पेशली जर्मनी को। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, राइट नाउ नेटो के जो जितने भी ईस्टर्न कंट्रीज थे, मतलब आप देख सकते हैं जितने भी ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज थे, वो लोग सबके साथ मिलकर कुछ प्लान्स बना रहे हैं, ताकि जितने भी यूरोपियन नेशंस हैं और यूएसए है सबके सब साथ में मिलकर कुछ डील कर सके, ताकि जितना भी बेसिकली ऑयल का क्राइसिस है उसको एटलीस्ट रिड्यूस कर सके, और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जो कि रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है उसकी डिपेंडेंसी रिड्यूस करके उनको ऑयल वगैरह प्रोवाइड कर सके, ताकि वो लोग रशिया के डिपेंडेंस से बाहर निकले, ठीक है। तो ये हमारा चारों जो भी हमारे टॉपिक्स वगैरह थे। अच्छे कुछ क्वेश्चन है जो आप ट्राई कर सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, डज द प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन टू impose emergency comes under the ambit of judicial review? Yes या फिर no, simple answer, ठीक है। Alright, second question is कि if lead is accumulated in a human body where it is most likely to be stored, हमारी बॉडी के अंदर कहां स्टोर होगा वो? थर्ड क्वेश्चन, which part of a human body needs to be tested to find the quantity of lead present in the body? हमारी बॉडी के अंदर कितना lead present है वो हमारी बॉडी के कौन से पार्ट को टेस्ट करके मालूम चलेगा। नेक्स्ट इज, ट्यूलिप एंड डैफोडिल्स that are recently seen in news are a member of which species? किस चीज का स्पीसीज है? एंड द फाइनल क्वेश्चन, which countries are common to G7, European Union and NATO? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ये दो क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि डायरेक्टली आपसे प्रीलिम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जो कल के क्वेश्चन थे उसे हम देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज, सुजलम कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड विद व्हाट एम? एम क्या है? दैट इज ग्रे वाटर मैनेजमेंट। ग्रे वाटर आपको याद है, जितना भी डोमेस्टिक वाटर सप्लाई होता है जो कि घरों से निकलता है, उस चीज को प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए सुजलम कैंपेन को स्टार्ट किया गया। सेकंड इज, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट? क्या ये WHO है? नो, कोई भी ऐसी बड़ी बॉडी नहीं है। दिस इज सिंपल सा एनजीओ, IQ एयर नाम का एक एनजीओ है, उसी ने इस चीज को स्टार्ट किया है, ठीक है, उसने इस चीज को रिपोर्ट निकाला है। थर्ड इज अ ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट कि इंडिया इज अमंग द टॉप 3 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। नो, इट इज नॉट। आपको याद है कौन कौन से? फर्स्ट पे भी है बांग्लादेश, सेकंड पे भी है चैड, एंड थर्ड पे भी है पाकिस्तान। सो इंडिया इज नॉट अमंग दिस, इंडिया 5th नंबर पे प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, by when does Artemis mission plans to land humans on the moon? That is by 2024. 2024 तक इन चीजों को मून तक पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट इज एक ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट अगेन, इंडिया इज वन ऑफ द मेजर पार्टनर्स ऑफ नासा ऑन आर्टेमिस प्रोग्राम। नो, इट इज नॉट। इंडिया ने इसका मेंबरशिप नहीं लिया है। फर्स्ट इज कनाडा, सेकंड इज नासा, ठीक है, यानी कि यूएसए, थर्ड इज यूरोपियन यूनियन और फोर्थ इज जापान। इन चारों ने साथ में मिलकर आर्टेमिस मिशन को स्टार्ट किया। नेक्स्ट इज इनकलाब जिंदाबाद, दिस स्लोगन वाज गिवन बाय भगत सिंह। नो, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। हसरत मोहानी,
दैट वाज द पर्सन हसरत मोहानी. ही वॉज द पर्सन जिन्होंने एक्चुअली ये पर्टिकुलर स्लोगन दिया था, इसको पॉपुलराइज किया था भगत सिंह ने, बट इट वॉज नॉट गिवन बाय भगत सिंह. ठीक है. एंड फाइनल क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो बाद में एचएसआरए बन जाता है, सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन जाता है. इट वॉज एक्चुअली फाउंडेड बाय सचिंद्र नाथ सन्याल, बट एक्चुअली इट वॉज लेड बाय हुम, इट वॉज लेड बाय चंद्रशेखर आजाद. ठीक है. ये हमारे आज के क्वेश्चन और आज के सारे टॉपिक्स थे. आई होप आपको सारी चीजें इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. आई होप आपको सारी चीजें मतलब कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा. इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.